अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है आंगलू बांगलू सीरीज की कहानी आंगलू बांगलू चांद पर। आंगलू बांगलू की जब आंख खुली तो उन्होंने हैरत से इधर उधर देखा। वो एक वीरान से मैदान में पड़े हुए थे जिसकी जमीन का रंग गहरा सुर्ख था और इधर उधर काले रंग के बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। जहाँ तक नजर जाती थी वो मैदान ही मैदान नजर आता था। उनकी नजरें जैसे ही आसमान पर पड़ी वो हैरत से उछल पड़े। आसमान का रंग गहरा सब्ज था। अरे हम कहाँ आ गए हैं? सबज आसमान, सुर्ख जमीन, काले पत्थर। कहीं हम किसी अनाड़ी मुसव्विर की तस्वीर पर तो नहीं आ गिरे? आंगलू ने हस्बे आदत फलसफा झाड़ते हुए कहा। तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है। अरे अहमक, हम इस वक्त एक बड़े तरबूज के अंदर लेटे हुए हैं। सुर्ख रंग के तरबूज में ये पत्थर नहीं तरबूज के बीज हैं। बांगलू ने से समझाते हुए कहा। पागल हो तुम? अगर हम तरबूज के अंदर लेटे हुए हैं तो ऊपर आसमान क्यों सबज है? उसे भी सुर्ख होना चाहिए। आंगलू ने नाराज होते हुए कहा। पागल मुझे कहते हो? अरे तरबूज काटकर किसी ने ऊपर वाला हिस्सा उल्टा रख दिया है, इसलिए छिलका नीचे है और छिलके का रंग सबज होता है। बांगलू ने आंखें मटकाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात कुछ समझ में तो आ रही है, मगर सामरी जादूगर ने तो हमें चांद पर भेजा था, चांद पर फूल हासिल करने के लिए। फिर हम तरबूज में कैसे आ गए? बांगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि हमने तो चांद फूल हासिल करना है ताकि जादूगर शहजादी से शादी कर सकें, मगर यहाँ तो फूल कहीं नजर नहीं आता। आंगलू ने भी खड़े होकर इधर उधर देखते हुए कहा। हा हा हा, वाकई तुम पागल हो। भला तरबूज में फूल कहाँ से आ जाएगा? पहले हम इस ढक्कन को उठाकर बाहर निकलें, फिर फूल कहीं न कहीं नजर आ ही जाएगा। तुम हटाओ ढक्कन, तुम्हारा कद लंबा है, तुम्हारा हाथ ढक्कन तक चला जाएगा, बांगलू ने कहा। और लंबे आंगलू ने यूं हाथ ऊपर किए जैसे वो आसमान को हाथों पर उठाकर एक तरफ रखना चाहता हो, मगर जाहिर है उसके हाथ आसमान तक कैसे पहुंच सकते थे। मेरा हाथ तो ढक्कन तक नहीं जाता, आंगलू ने मायूस होकर हाथ नीचे करते हुए कहा। फिर अब क्या करें? कहीं से बांस मिल जाता तब आसानी से ढक्कन हटाया जा सकता। बांगलू ने भी मायूस होकर कहा। तो आओ बांस तलाश करते हैं, कहीं न कहीं पड़ा हुआ जरूर मिल जाएगा। आंगलू की समझ में भी बात आ गई। हाँ आओ चलो, बांगलू ने कहा और फिर वो दोनों बांस तलाश करने के लिए चल पड़े। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक उन्होंने मैदान के किनारे से किसी चीज को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। ये कोई इंसान था, मगर उसका जिस्म इतना शफाफ था कि उसके आर पार सब कुछ नजर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शीशे का बना हुआ हो। अरे ये शीशे का बना हुआ आदमी कहाँ से आ गया? आंगलू ने हैरान होकर कहा। अरे ये तो बड़ा खूबसूरत है, ऐसा लगता है चलता फिरता शीशा हो, बांगलू ने कहा। इतने में वो शीशे का बना हुआ आदमी उनके करीब पहुंच गया। वो भी बड़ी हैरत से उन्हें देख रहा था। कमाल है, शीशा भी बड़ा कीमती है, मुझे अपनी शक्ल भी नजर आ रही है। बांगलू ने उसके पेट में झांकते हुए अपने बाल दुरुस्त करने शुरू कर दिए। कौन हो तुम और चांद पर कैसे आए? अचानक शीशे के बने हुए आदमी ने कहा। उसकी आवाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे शीशे खड़खड़ा रहे हों, मगर उसकी जुबान साफ समझ आ रही थी। चांद पर? उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखते हुए बैक आवाज कहा। हाँ ये चांद है, तुम कहाँ से आ रहे हो? आने वाले ने भी हैरत भरे लहजे में पूछा। अरे ये चांद है, कमाल है, चांद ऐसा होता है? अरे तुम तरबूज को चांद कहते हो? तो ऐसे चांद तो हमारी दुनिया में बहुत मिलते हैं, आंगलू ने कहा। आंगलू, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने तो बेशुमार चांद खाए हैं, क्योंकि मुझे तरबूज खाने का बड़ा शौक है। बांगलू ने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। चांद खाए हैं? अरे तुम चांद खा जाते हो, फिर तो तुम बेहद खतरनाक हो। तुम इस चांद को भी खा जाओगे? शीशेनुमा इंसान ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, इसमें क्या शक है कि हम बेहद खतरनाक हैं और बेहद ताकतवर। हमने सूरज मोती हासिल करने के लिए सांपों के दादाजी से मुकाबला किया और टिड्डे बादशाह और उसकी फौज को मार डाला, मकड़ी शहजादी और खौफनाक पिंजर को खत्म किया, और समुद्र में हमने सफेद सांप से लड़ाई की, जबरंग देव से मुकाबला किया, सुरख किले की शहजादी के बदरू शौहर को खत्म किया, नाग राजा से लड़ाई की, शमशाम जादूगर को हलाक कर दिया। हमारी बहादुरी में कोई शक है? आंगलू ने सीने पर हाथ मारते हुए अपनी बहादुरी के कारनामे सुनाए। मगर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? शीशेनुमा इंसान ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे तुम हमें नहीं जानते? फिर तो तुम कुछ नहीं जानते, बांगलू ने हैरान होकर कहा। यह बेचारा जाहिल मालूम होता है, अगर पढ़ा लिखा होता तो जरूर हमें जानता होता, आंगलू ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा। तो सुनो शीशे के बने हुए जाहिल इंसान, हम आंगलू बांगलू हैं और हमें यहाँ सामरी जादूगर ने भेजा है ताकि हम यहाँ से चांद फूल हासिल करके वापस जाएं और जादू नगरी की शहजादी मारुख से शादी कर सकें। बांगलू ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुम चांद फूल हासिल करने आए हो? शीशानुमा इंसान और ज्यादा घबरा गया। हाँ, कहाँ है वो फूल? जल्दी बतलाओ ताकि हम उसे तोड़ कर ले जाएं। अब हम ज्यादा देर सब्र नहीं कर सकते।
हमारी होने वाली बीवी हमारे इंतजार में बैठी होगी, आंगलू ने बेचैन होते हुए कहा। मगर चांद फूल तो चांद शहजादी का है, जो चांद की शहजादी है, तुम उसे कैसे हासिल कर सकती हो? शीशे के बने हुए इंसान ने कहा। कैसे नहीं हासिल कर सकते, बस तुम हमें वहां ले चलो, हम चांद शहजादी से कहेंगे कि वो अपने आप हमारे साथ चल पड़े, बांगलू ने कहा। हाँ ये ठीक है, तुम हमें चांद शहजादी के पास ले चलो, वो जरूर पढ़ी लिखी होगी, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं होगी, आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें चांद शहजादी के पास ले चलता हूँ, वो अपने आप तुमसे निपट लेगी। शीशे का बना हुआ इंसान राजी हो गया। अरे एक बार हमें वहां ले चलो, तुम खुद देखना चांद शहजादी किस तरह हमारा कहा मानती है। ये कैसे हो सकता है कि आंगलू बांगलू का कोई कहा न माने, बांगलू ने कहा। आओ मेरे साथ, शीशे के बने हुए इंसान ने कहा, और फिर वो उन्हें लेकर मैदान के उस किनारे की तरफ बढ़ने लगा जिधर से वो आया था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां जमीन में एक बड़ी सी दरार थी। उस दरार में सीढ़ियां नीचे जा रही थी। आंगलू बांगलू शीशे के बने हुए इंसान के पीछे चलते हुए सीढ़ियां उतरते चले गए। सीढ़ियां बहुत ज्यादा तादाद में थी, इतनी के खत्म होने में ही नहीं आती थी। अरे ये सीढ़ियां हैं या शैतान की आंत, खत्म ही नहीं हो रही, बांगलू ने कहा। वो सीढ़ियां उतरते उतरते थक गया था। बस अब थोड़ी सी रह गई हैं, शीशे के बने हुए इंसान ने कहा। अरे आंगलू, बाकी सीढ़ियां मेरी तरफ से तुम उतर जाओ, आखिर मेरे भाई हो, मैं अब थक गया हूँ, बांगलू ने एक सीढ़ी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, मैं उतर जाता हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं चांद फूल हासिल करके जादूगर शहजादी से शादी कर लूंगा, आखिर तुम्हारा भाई हूँ, आंगलू ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। अरे अरे ये क्या कह रहे हो, खबरदार अगर तुमने अकेले शादी की। बांगलू ये सुनते ही तेजी से उठा और बेख्तियार नीचे उतरते हुए आंगलू को पकड़ने के लिए लपका, मगर उसी लम्हे उसका पैर फिसल गया और फिर वह किसी भारी भरकम चट्टान की तरह लुढ़कता हुआ आगे जाते हुए आंगलू से टकराया और आंगलू बेचारा धक्का खाकर अपने आगे जाते हुए शीशे के इंसान पर जा पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि वो तीनों लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे। आंगलू बांगलू दोनों के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गईं और वह हवा में हाथ पैर मारते हुए एक धमाके से नीचे जा गिरे। शीशे का बना हुआ इंसान धक्का खाकर उछला, मगर किसी परिंदे की तरह उड़ता हुआ नीचे जमीन पर जा गिरा और उछलकर यूं खड़ा हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जब इन दोनों को यूं जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़े देखा तो एक लम्हे के लिए तो हैरान रह गया, फिर भागता हुआ आगे बढ़ाया। ये शीशे का बना हुआ इंतहाई खूबसूरत महल था जिसमें हर तरफ शीशे की बनी हुई औरतें और मर्द घूमते फिर रहे थे। एक बड़े से कमरे के सामने शफाफ शीशे के बने हुए तख्त पर एक खूबसूरत सी औरत बैठी हुई थी जो खुद भी शफाफ शीशे की बनी हुई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका जिस्म यूं चमक रहा था जैसे शीशे के बने हुए जिस्म के अंदर बिजलियां सी कौंध रही हों। शीशे का बना हुआ इंसान दौड़ता हुआ महल में दाखिल हुआ और फिर शहजादी के सामने अदब से झुक गया। क्या बात है, तुम घबराए हुए हो? शहजादी ने परेशान होते हुए पूछा। शहजादी हजूर, आंगलू बांगलू आए हैं, आने वाले ने बड़े खौफजदा लहजे में जवाब दिया। आंगलू बांगलू आए हैं? क्या मतलब, क्या तुम पागल हो गई हो? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में कहा। शहजादी हजूर, मैं चांद की ऊपर वाली सतह पर पत्थर लेने गया था कि वहां मैंने अपने जैसे दो अजीबोगरीब इंसान देखे, मगर उनके जिस्म हमारी तरह नहीं हैं। वो किसी ठोस चीज के बने हुए हैं। उनमें से एक बहुत मोटा और छोटे कद का है, जबकि दूसरा बहुत लंबा मगर दुबला पतला है। उन्होंने अपना नाम आंगलू बांगलू बताया है। वो कहते हैं हमने बेशुमार चांद खाए हैं, वो यहाँ चांद फूल हासिल करने आए हैं, आने वाले ने तफसील बताते हुए कहा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शहजादी ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा और उसकी बातें सुनकर बाकी मर्द और औरतें भी जमा हो गईं। वो सब भी हैरत से आने वाले को देख रहे थे। वो दोनों सीढ़ियों से उतरते हुए गिरकर बेहिस पड़े हुए हैं, आप खुद चलकर उन्हें देख लें, आने वाले ने मुद्दबाना अंदाज में कहा। अच्छा चलो हम देखें तो सही कि कौन है वो, शहजादी ने तख्त से नीचे उतरते हुए कहा। और फिर शहजादी और उसे इतला देने वाला और दूसरे बेशुमार मर्द और औरतें इकट्ठे चल पड़े। इतला देने वाला उन सबको वहां ले आया जहां अभी तक वो दोनों जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, ये तो कोई अजीब और नई मखलूक है। ये कहाँ से आए हैं? लगते तो ये हमारी तरह के इंसान हैं, मगर इनके जिस्म हमारी तरह नहीं हैं। शहजादी ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा। उसी लम्हे आंगलू को होश आया। उसने जब अपने गिर्द इतने बहुत सारे शीशे के बने हुए लोग देखे तो वो बौखलाकर उठ खड़ा हुआ और उठते हुए उसका पैर करीब पड़े हुए बांगलू से टकराया तो उसने भी आंखें खोल दी और फिर उसका भी वही हाल हुआ जो आंगलू का हुआ था। वो भी बौखलाकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? चांद शहजादी ने उनसे मुखातिब होकर कहा। अरे ये भी पहले वाले की तरह जाहिल है। मेरे ख्याल में यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है जहाँ ये पढ़ लिख सकें।
बांग्लू ने आंगलू से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, फिर क्या ख्याल है? पहले यहाँ स्कूल ना खोल लें ताकि ये बेचारे जाहिल तो ना रहें। आंगलू ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। ये तुमने क्या बकवास शुरू कर रखी है? चांद शहजादी की बात का जवाब दो। एक और शीशे के बने हुए इंसान ने उन्हें डांटते हुए कहा। चांद शहजादी? कहाँ है चांद शहजादी? वो दोनों चांद शहजादी का लफ्ज सुनते ही उछल पड़े। मैं चांद शहजादी हूँ, मेरी बात का जवाब दो। चांद शहजादी ने उन्हें इधर उधर देखते हुए उनसे मुखातिब होकर कहा। अरे तुम चांद शहजादी हो? वाह वाह, बड़ी खूबसूरत हो तुम तो। बांग्लू ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। बांग्लू, चांद शहजादी तो साबका सब शहजादियों से ज्यादा खूबसूरत है। मैं तो बस चांद शहजादी से शादी करूंगा, तुम जाकर उस जादूगर शहजादी से शादी करो। आंगलू ने कहा। वाह, मैं क्यों करूं जादूगर शहजादी से शादी? मैं चांद शहजादी से शादी करूंगा, बांग्लू ने कहा। नहीं, पहले मैंने चांद शहजादी से शादी का ऐलान किया है, इसलिए मेरा हक पहला है। आंगलू को भी गुस्सा आ गया। अरे तुमने तो सिर्फ ऐलान किया है, मैंने तो फैसला कर लिया है। तुम खाली ऐलान करते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं, बात तो फैसले की है। बांग्लू ने दलील देते हुए कहा। अरे तुम दोनों कौन हो? पहले मेरी बात का जवाब दो। शहजादी ने उन्हें लड़ता देखकर गुस्सीले लहजे में कहा। मेरा नाम आंगलू है चांद शहजादी, और ये मोटा मेरा भाई है, इसका नाम बांग्लू है। मैं जितना अक्लमंद हूँ, ये उतना ही बेवकूफ़ है। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ एक स्कूल खोलकर सबको अक्लमंद बना दूंगा। आंगलू ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। अरे तुम्हारे तरबूज नुमा सर में अकल कहाँ से आ गई? ख्वाम का डींगे मार रहे हो। शहजादी तुम मुझसे शादी करो, मैं अक्लमंद भी हूँ और ताकतवर भी, और शहजादी के शौहर को अक्लमंद भी होना चाहिए और ताकतवर भी। क्यों शहजादी, मैं ठीक कह रहा हूँ? मगर मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? मेरी शादी तो चांद शहजादे से होने वाली है, जो अक्लमंद भी है और ताकतवर भी। चांद शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। चांद शहजादा? अरे छोड़ो चांद शहजादे को, ये शहजादे तो बस यूं ही होते हैं नाम के शहजादे, बांग्लू ने कहा। वाह, मैं शहजादी हूँ और शहजादी की शादी सिर्फ शहजादे से हो सकती है, दूसरे किसी से नहीं। शहजादी ने इठलाते हुए कहा। तो क्या हुआ, तुम मुझे शहजादा समझ लो, आंगलू शहजादा? अलबत्ता ये मेरा भाई बांग्लू शहजादा नहीं है, ये तो बस बांग्लू है, खाली खुली बांग्लू। आंगलू ने अकड़ते हुए कहा। वाह, अगर तुम शहजादे बन सकते हो तो फिर मैं तो बादशाह हूँ, बादशाह। शहजादे दुबले पतले होते हैं, इसलिए तुम शहजादे हो। बादशाह मोटे ताजे होते हैं, इसलिए मैं बादशाह हूँ, और बादशाह का ज्यादा हक बनता है शहजादी से शादी करने का। बांग्लू ने भी अकड़ते हुए कहा। वाह, बादशाह तो मलका से शादी करते हैं, शहजादी तो उनकी बेटी होती है। और चांद शहजादी चूंकि शहजादी है इसलिए ये तुम्हारी बेटी हुई। अब तुम मेरे ससुर हो, मैं अब तुम्हारी बेटी चांद शहजादी से शादी करूंगा। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। तुम दोनों पागल हो और तुमने हमारी तौहीन की है। अब हम अपनी ज्यादा तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा तुम दोनों को हम सजा के तौर पर काले पहाड़ पर भेजने का हुक्म देते हैं। शहजादी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, और शहजादी के हुक्म देते ही शीशे के बेशुमार इंसान उनसे लिपट गए और उन्होंने उन दोनों को अपने हाथों में जकड़कर एक तरफ भागना शुरू कर दिया। अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? अरे शहजादी को तो ले आओ और निकाह के लिए मौलवी भी ढूंढ लाओ, मगर असली मौलवी हो, शीशे का बना हुआ ना हो। उन दोनों ने उनके हाथों में मचलते हुए कहा, मगर किसी ने उनकी बात ना सुनी और वह उन्हें लिए हुए भागते हुए चले गई। थोड़ी दूर एक स्याह रंग का पहाड़ नजर आ रहा था, जिसके चारों तरफ खौफनाक आग जल रही थी। शीशे के बने हुए इंसानों ने पहाड़ के करीब जाकर उन दोनों को यूं उछालकर आग में फेंक दिया जैसे किसी गेंद को फेंका जाता है। आग को देखते ही उन दोनों के मुंह से खौफनाक चीखें निकली, मगर उनकी चीखें आग के दरिया में आहिस्ता आहिस्ता गुम होती चली गईं। आग में गिरकर वो सबकी नजरों से छुप गई। उन्हें आग में फेंकने के बाद शीशे के इंसानों ने अपने हाथ झटके और फिर वो पलट आए। उन्हें मालूम था कि आग उन्हें पिघलाकर खत्म कर देगी और उन्हें हमेशा के लिए उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आग में गिरते ही आंगलू बांग्लू के हलक से बेख्तियार चीखें निकल गईं और मौत के खौफ से वो आग में गिरने से पहले ही बेहोश हो गए। मगर थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को खाली जमीन पर पड़े देखा। ये एक खासा बड़ा पहाड़ था जिसके बाहर चारों तरफ आग मौजूद थी। वो हैरत से अपने आप को देखने लगे कि वो जिंदा आग में से कैसे गुजर गए, मगर कहीं भी जलने के निशान तक मौजूद नहीं थे। अरे, इस आग ने हमें जलाया नहीं, आंगलू ने हैरत से बांग्लू की तरफ देखते हुए कहा। क्यों जलाती? इसे नहीं मालूम कि हम आंगलू बांग्लू हैं? बांग्लू ने अकड़ते हुए कहा। मगर उस चांद शहजादी ने तो अपने तौर पर हमें मारने की कोशिश की है। आंगलू को शहजादी पर गुस्सा आने लगा। कोशिश ही की है, मारा तो नहीं, इसलिए मैंने तो शहजादी को माफ कर दिया। बांग्लू ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। तुमने माफ कर दिया तो मैंने भी शहजादी को माफी दे दी। बेचारी शहजादी वाकई काबिल माफी है।
आंगलू भला उससे पीछे रहने वाला था, मगर एक बात है, शादी के बाद मैं उसे माफ नहीं करूंगा। मैं उसे सजा के तौर पर मुक्का जरूर मारूंगा। बांगलू ने कहा। तुम मुक्का मारोगे तो मैं उसके पेट में टक्कर मारूंगा। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। क्यों, तुम्हारा क्या हक है कि तुम मेरी बीवी के पेट में सर मारो? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बांगलू को आंगलू पर गुस्सा आ गया। वाह वाह, कोई तुम्हारे अकेले की बीवी थोड़ी होगी, मेरी भी तो बीवी होगी, मैं तो जरूर टक्कर मारूंगा। आंगलू भी अकड़ गया। तुम मार कर देखो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। बांगलू ने गुस्से की शिद्दत से बाजू लहराते हुए कहा। मैं मारूंगा और जरूर मारूंगा, बल्कि अब तो शादी से पहले मारूंगा। तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे रोको? आंगलू ने जोर जोर से अपना सर हिलाते हुए कहा। मुझसे हक पूछते हो? तुम्हारी ये जुर्रत? बांगलू को जो गुस्सा आया तो उसने पूरी कुव्वत से आंगलू को मुक्का जड़ दिया। आंगलू मुक्का खाकर 2 फुट दूर जा गिरा। नीचे गिरते ही वो उठा और पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ आया और उसने बांगलू के मोटे पेट पर टक्कर मार दी और बांगलू चीख मारकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। इस तरह मारूंगा टक्कर, आंगलू ने सर हिलाते हुए कहा। बांगलू गुस्से की शिद्दत से उठने लगा, मगर चूंकि वो बेहद मोटा था इसलिए उठते उठते भी उसको काफी वक्त लगा। आंगलू उसे दूसरी टक्कर मारने के मुतालिक सोच ही रहा था कि उसे अपनी पुश्त पर चिड़चिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने तेजी से घूमकर पीछे देखा और फिर उसके हलक से बेख्तियार चीख निकली और वह खौफजदा होकर बेख्तियार पीछे हट गया। उसी लम्हे बांगलू के हलक से भी चीख निकली और वो भी उठकर पीछे भाग गया। उन दोनों के सामने एक गोरीला नुमा इंसान खड़ा था जो अंगारों का बना हुआ था और उसके पूरे जिस्म से शोले निकल रहे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो आतिशी इंसान हो। कद में आंगलू से भी 2 गुना लंबा था और जिसामत में बांगलू से भी ज्यादा चौड़ा। उसके जिस्म से चिड़चिड़ाहट की आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे कोयले जलने से आवाज निकलती है। कौन हो तुम? आंगलू ने खौफजदा लहजे में हकलाते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये भी हमारी तरह शहजादी से शादी करना चाहता है और शहजादी ने इसे आग में फेंक दिया होगा, इसलिए ये जल रहा है। बांगलू ने अपने आप को संभालते हुए कहा। चलो अच्छा है, जल रहा है तो जलने दो, सर्दियों में से सर्दी तो नहीं लगेगी। आंगलू ने अपना मोटा सा सर हिलाते हुए कहा। ये दोनों तो आपस में बातों में मसरूफ हो गई। उधर वो आतिशी इंसान पहले तो चंद लम्हे खड़ा उन्हें अपनी अंगारा आंखों से घूरता रहा, फिर उसने कदम आगे बढ़ाए। अरे अरे, वहीं रुक जाओ, हमें भी जला दोगे? बांगलू ने उसे आगे बढ़ते देखकर खौफजदा लहजे में कहा। हाँ खबरदार, अगर तुम आगे बढ़े तो हम तुम पर पानी फेंक देंगे और फिर तुम सर्दी से ठिठर कर मर जाओगे। आंगलू ने भी उसे धमकी देते हुए कहा, मगर आतिशी इंसान ने रुकने की बजाय अचानक छलांग लगाई और इससे पहले कि वो दोनों संभलते उसने अपने जलते हुए हाथों से उन दोनों की गर्दनें पकड़ लीं और उन दोनों के हलक से खौफ के मारे चीखें निकल गईं। उस देव कामत आतिशी इंसान ने उन दोनों को अपने हाथों में यूं उठा लिया जैसे वो छोटे छोटे खिलौने हों। और दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि आतिशी इंसान के हाथों और जिस्म से निकलने वाली आग ठंडी थी। गो उसके हाथों से शोले निकल रहे थे, मगर उन दोनों को कोई तपिश महसूस नहीं हो रही थी। अलबत्ता गला दब जाने की वजह से उनकी आंखें बाहर निकल आई थीं। उस आतिशी इंसान के हाथों में इतनी ताकत थी कि उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके गले किसी लोहे के शिकंजे में जकड़े गए हों। अरे छोड़ो, हमें छोड़ दो, बांगलू ने घुटे घुटे लहजे में कहा। उधर आंगलू भी बुरी तरह तड़प रहा था, मगर आतिशी इंसान पर उनके रोने पीटने का कोई असर नहीं हो रहा था। वह उन्हें हाथों में उठाए वापस आग की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, वरना पेट में ऐसा मुक्का मारूंगा कि तुम्हारे जिस्म के तमाम कोयले बिखर जाएंगे, बांगलू ने कहा। मगर जब आतिशी इंसान ने कोई परवाह न की तो बांगलू ने बेख्तियार पूरी कुव्वत से आतिशी इंसान के पेट में मुक्का जड़ दिया और दूसरे लम्हे वो हैरान परेशान रह गया क्योंकि उसका हाथ इस तरह आतिशी इंसान के पेट में घुसता चला गया जैसे वो रबड़ का बना हुआ हो। उस पर बांगलू के जोरदार मुक्के का कोई असर नहीं हुआ। अब तो वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्हें इस मुसीबत से छुटकारे का हल नजर नहीं आ रहा था। बांगलू ने जब आतिशी इंसान को मुक्का मारा तो आंगलू सोचने लगा कि वो क्या करे। उसके पास तो ताकतवर चीज सिर्फ उसका सर था जिससे वो टक्कर मारता था, मगर गर्दन जकड़े होने की वजह से वो आतिशी इंसान को टक्कर नहीं मार सकता था। इसलिए और तो उसकी समझ में कुछ ना आया। अलबत्ता उसने पूरी कुव्वत से आतिशी इंसान पर थूक दिया और दूसरा लम्हा उन दोनों के लिए इंतहाई हैरत अंगेज साबित हुआ। जैसे ही आंगलू की थूक आतिशी इंसान को लगी उसने चीख मारकर उन दोनों को छोड़ दिया और यूं तड़पने लगा जैसे आंगलू ने उसे कोड़ा मार दिया हो। आतिशी इंसान की गिरफ्त से निकलते ही वो दोनों उछले और हटकर पीछे खड़े हो गए। देखा, मैंने सिर्फ थूक मारकर इस आतिशी इंसान को सीधा कर दिया है, तुम मुक्का मारकर भी कुछ नहीं कर सके, आंगलू ने खुशी से नाचते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे ज्यादा थूक सकता हूँ, बांगलू ने जोशीले लहजे में कहा और फिर वो भागता हुआ आतिशी इंसान के पास गया और उस पर जोर से थूक दिया।
आतिशी इंसान आंगलू के थूक लगने से तड़प रहा था कि बांगलू की थूक ने उसे और भी ज्यादा तड़पा दिया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी और फिर वो मुड़ा और तेजी से वापस आग की तरफ भागने लगा। अरे मैंने तो उसको थूक मारकर भगा दिया, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर थूक का मालिक हूँ, बांगलू ने खुशी से नाचते हुए कहा। वाह, पहले मैंने उस पर थूका था इसलिए मेरी थूक ज्यादा ताकतवर है, आंगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारी थूक ताकतवर होती तो वो पहले ही भाग जाता। बस अब फैसला हो गया कि चांद शहजादी से मैं शादी करूंगा, बांगलू ने हाथ नचाते हुए कहा। वाह, चांद शहजादी से मेरी शादी होगी, आंगलू ने बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि बांगलू कोई जवाब देता, उनकी नजरें आग की दीवार पर पड़ गईं। उसने देखा 10 के करीब आतिशी इंसान आग से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे ये इतने सारे आग के इंसान कहाँ से आ गए, बांगलू ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, ये तो वाकई बहुत सारे हैं, मगर तुम फिक्र ना करो, एक एक को थूक मारकर भगा दूंगा, आंगलू ने कहा। नहीं, ये मेरी थूक से भागेंगे, बांगलू ने कहा। और फिर वो खुद ही उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब भला आंगलू कैसे पीछे रह जाता, वो भी उधर जाने लगा। इस बार आतिशी इंसान इकट्ठे आने की बजाय बिखर कर दायरे की शक्ल में उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फिर जैसे ही ये करीब पहुंचे, बांगलू ने उन पर थूकना चाहा, मगर वो सब अचानक उन दोनों पर टूट पड़े और उन्होंने इन्हें उल्टाकर अच्छी तरह काबू कर लिया। उनके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। ये दोनों उनके हाथों में बुरी तरह तड़प रहे थे, मगर उन्होंने इन्हें ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो ना ही भाग सकते थे और ना ही उन पर थूक सकते थे। अरे मुझे थूकने तो दो नामुरादो, आंगलू ने उछलते हुए कहा। इसे न थूकने देना, मुझे थूकने देना, बांगलू ने कहा। मगर वो उन्हें लिए हुए तेजी से आग की तरफ बढ़ते चले गए। वो दोनों चीखते और मचलते रह गए, मगर वो उन्हें घसीटते हुए आग में दाखिल हो गए। पहले तो इतनी खौफनाक आग को देखकर खौफ के मारे आंगलू बांगलू दोनों के दम खुश्क हो गए, मगर जैसे ही वो आग में दाखिल हुए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि आग बिल्कुल ठंडी थी, उसमें तपिश नाम को न थी। चुनाचे उनके औसान बहाल हो गए। आतिशी इंसान उन दोनों को उठाए आग में चलते रहे। आग की एक पतली सी पट्टी पहाड़ी के चारों तरफ थी। उस पट्टी में आतिशी इंसानों ने अंगारों के मकान बनाए हुए थे। वहां उन्होंने बेशुमार आतिशी इंसानों को चलते फिरते देखा। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी और औरतें भी थीं। वो सब उन दोनों को देखकर हैरान रह गए। आतिशी इंसान उन दोनों को उठाए आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर वो अंगारों के बने हुए एक बहुत बड़े मकान के सामने रुक गए। मकान के दरवाजे पर एक आतिशी इंसान हाथ में आग की बनी हुई तलवार उठाए खड़ा था। शहजादी को इतला दो कि अजीबोगरीब मखलूक आ गई है, एक आतिशी इंसान ने आतिशी दरबान से कहा, और वो तेजी से मकान के अंदर दाखिल हो गया। आग में दाखिल होने के बाद अब उनकी बातें आंगलू बांगलू की समझ में भी आने लग गई थी, इसलिए शहजादी के नाम पर वो चौंक पड़े। कौन सी शहजादी? क्या चांद शहजादी यहाँ रहती है? अरे तुम तो बेवकूफ हो, भला चांद शहजादी आग में कैसे रह सकती है? वो तो चांद पर रहती होगी, यहाँ तो आग शहजादी रहती होगी, बांगलू ने उसे डांटते हुए कहा। वाह, ये आग तो ठंडी है, इसलिए यहाँ तो ठंडी शहजादी रह सकती है। आग शहजादी तो गर्म आग में रहती होगी, आंगलू ने अपने आप को फलसफी साबित करते हुए कहा। खामोश रहो, यहाँ आतिशी शहजादी रहती है, एक आतिशी इंसान ने उन्हें डांटते हुए कहा। आतिशी शहजादी? दोनों ने एक दूसरे को मायनेखेज नजरों से देखते हुए कहा। यानी उसका जिस्म आग की तरह होगा, होंठ भी आतिशी होंगे, यानी बेहद खूबसूरत होगी। वाह वाह, ठीक है, मैं आतिशी शहजादी से शादी करूंगा। तुम बेशक चांद शहजादी से शादी कर लो। चांद शहजादी तो ठंडी होती है, फिर जैसे चांद पर दाग है, चांद शहजादी पर भी दाग होगा। मेरी बीवी आतिशी शहजादी तो बड़ी अच्छी होगी, सर्दियों में मुझे अंगीठी जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जहाँ सर्दी लगी शहजादी से हाथ सेंक लिए, आंगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। वाह, मैं क्यों चांद शहजादी से शादी करूं? मैं भी आतिशी शहजादी से शादी करूंगा, मुझे भी तो सर्दी लगेगी, मैं भी हाथ सेंकूंगा, बांगलू ने रूठते हुए कहा। अभी वो आपस में लड़ रहे थे कि दरबार ने वापस आकर उन्हें अंदर ले जाने का इशारा किया और आतिशी इंसान उन्हें पकड़े मकान के अंदर दाखिल हो गए। उस मकान की हर चीज आग और शोलों की बनी हुई थी। दीवारें, फर्श, छतें, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, सब कुछ शोलों का ही बना हुआ था, मगर ये आग बिल्कुल ठंडी थी। आग के मुख्तलिफ कमरे और बरामदे बने हुए थे, जिनमें आग का ही फर्श मौजूद था। आतिशी इंसान उन्हें अपने साथ लिए हुए मुख्तलिफ बरामदों और कमरों से होते हुए आखिरकार एक बड़े कमरे में आए। यहाँ शोलों का बना हुआ एक बड़ा सा तख्त था, जिस पर अंगारों की तरह दहकती हुई एक औरत बैठी हुई थी, जो कदो कामत में इन आतिशी इंसानों के बराबर थी। उसने सर पर शोलों का ताज पहना हुआ था और गले में मुख्तलिफ साइजों के अंगारों के हार पहने हुए थे। उसके पूरे जिस्म से हल्के हल्के शोले निकल रहे थे। आतिशी इंसान तख्त के सामने जाकर अदब से झुक गए और फिर कहने लगे,
आतिशी शहजादी, अजीबोगरीब मखलूक हाजिर है। आंगलू और बांगलू दोनों बड़ी हैरत से उस आग की बनी हुई शहजादी को देख रहे थे। ठीक है, मुझे पसंद है, मैं इस आतिशी शहजादी से ही शादी करूंगा। आंगलू ने यूं अपना बड़ा सा सर हिलाया जैसे उन्हें वहां शहजादी को पसंद करने के लिए लाया गया हो। मुझे भी पसंद है ये आग में जलती हुई शहजादी, कम से कम कोयलों की बचत होगी। बांगलू ने अपने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, कौन हो तुम और हमसे मुख्तलिफ क्यों हो? शहजादी ने घूरते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा, अरे और सुनो, ये शहजादी तो बिल्कुल ही अहमक है। भला हम मर्द हैं, ये औरत मुख्तलिफ कैसे ना हो? आंगलू ने अपना तरबूज नुमा सर हिलाते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? ये मर्द औरत क्या भला है? आतिशी शहजादी शायद उसकी बात ना समझ सकी। वाह वाह, शहजादी तो बिल्कुल ही मासूम है, ये औरत और मर्द की बात ही नहीं जानती। वाह वाह, ऐसी मासूम बीवी तो बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। बस ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अभी जाकर किसी मौलवी को बुला लाता हूँ, बांगलू ने कहा और फिर मुड़कर जाने लगा था कि आतिशी इंसानों ने उसे पकड़कर उसका मुंह दोबारा शहजादी की तरफ कर दिया। अरे मुझे छोड़ो, मैं मौलवी को बुलाने जा रहा हूँ, बांगलू ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। बस ठीक है, फैसला हो गया, शहजादी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझसे करना चाहती है, इसलिए मैं जाता हूँ मौलवी को बुलाने, आंगलू ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वह मुड़कर जाने लगा। मगर आतिशी इंसानों ने उसे भी पकड़कर सीधा कर दिया। मैं पूछ रही हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो? हमारी बात का जवाब दो वरना हम तुम्हें पानी की सजा देंगे, शहजादी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। पानी? अरे हाँ, पानी के मुतल्लिक तो मुझे याद ही नहीं रहा, काफी देर से मुझे प्यास लग रही थी, कहाँ है पानी, जल्दी लाओ। पानी का नाम सुनते ही बांगलू ने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम पानी पीते हो? शहजादी ने हैरान होकर कहा। उसके लहजे में इस बार खौफ की लर्जिश भी मौजूद थी। हाँ, क्यों नहीं पीते, पानी ना पिए तो प्यास से मर जाएं, बांगलू ने कहा। ये मेरा भाई बांगलू तो दरिया के दरिया पी जाता है, इसका पेट तो समुंदर है समुंदर। आंगलू ने बड़े फखरी अंदाज में अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, दरिया पी जाता है, इसका पेट समुंदर है, फिर तो ये बड़ी खौफनाक मखलूक है। आतिशी शहजादी इस बार वाकई डर गई। शहजादी हजूर, वाकई इनके पेट पानी के समुंदर हैं, तभी तो इन्होंने मुंह में से पानी का कोड़ा निकालकर मुझे मारा था। एक आतिशी इंसान ने बड़े अदब से शहजादी से मुखातिब होकर कहा, अरे क्यों झूठ बोलते हो, हमने तुम्हें कब कोड़ा मारा था, हमने तो सिर्फ थूक मारी थी। आंगलू ने कहा, हाँ शहजादी, ये झूठ है और झूठ की सजा मौत है, इसलिए फौरन फैसला करो, और अगर तुम फैसला नहीं कर सकती तो मुझे अभी अपना शौहर बना लो, सब फैसले मैं करता रहूंगा। आंगलू ने फौरन अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा, आखिर तुम ये शादी की रट क्यों लगाए हुए हो, ये शादी क्या भला होती है, हमें बतलाओ। आतिशी शहजादी ने इस बार झुंझलाए हुए लहजे में कहा, सुनो बांगलू, शहजादी शादी का मतलब नहीं समझती, कितनी मासूम है। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मासूम बीवी बड़ी अच्छी होती है, मैं इसे शादी का मतलब समझाता हूँ। बांगलू ने अपने बड़े से पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह, मैं अकल में तुमसे ज्यादा हूँ, मैं इसे समझाऊंगा, हो सकता है कि तुम गलत समझाओ और शहजादी गलत शादी कर ले। आंगलू भला कहाँ पीछे रहने वाला था। नहीं, मैं इसे समझाऊंगा, बांगलू ने जिद करते हुए कहा। नहीं, मैं इसे समझाऊंगा। आंगलू भी जिद में आ गया। अरे तुम आपस में लड़ने लगे, मुझे शादी का मतलब समझाओ, तुम समझाओ बांगलू। आतिशी शहजादी ने बांगलू से मुखातिब होकर कहा, वाह वाह, देखा, मैं ना कहता था कि शहजादी मुझे पसंद करती है। सुनो शहजादी, शादी का मतलब है शादी, यानी तुम्हारी और मेरी शादी, समझ गई ना? बांगलू ने कहा। अरे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई, तुम समझाओ। इस बार शहजादी ने मुस्कुराते हुए आंगलू से मुखातिब होकर कहा, हाँ शहजादी, मुझसे समझो, ये तो पागल है, शादी का मतलब है कि मौलवी आएगा, निकाह पढ़ाएगा, तुम नए कपड़े पहनोगी, मैं सर पर सेहरा बांधूंगा। आंगलू ने तफसील के साथ बताना शुरू कर दिया। वाह, तुम अकेले क्यों सेहरा बांधोगे, मैं भी बांधूंगा, मैं बगैर सेहरे के हरगिज शादी नहीं करूंगा। बांगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा, मुझे इनकी कोई बात समझ नहीं आती, वैसे भी ये खौफनाक मखलूक है, इसे हमारी मुमलिकत से बाहर धकेल दो, शहजादी ने उकताए हुए लहजे में आतिशी इंसानों को हुक्म देते हुए कहा। अरे और तो सुनो, निकाह के बाद छुआरे। बांगलू ने शादी की मजीद तफसील बतलाने की कोशिश की, मगर आतिशी इंसानों ने शहजादी का हुक्म मिलते ही उन्हें यूं हाथों पर उठा लिया जैसे दो किसी खिलौने को उठाते हैं, और फिर वह दोनों शहजादी को वलीमे वगैरह की तफसील बतलाते रह गए, और आतिशी इंसानों ने उन्हें उठाकर आग से बाहर चांद शहजादी की हदूद में फेंक दिया। चांद शहजादी अपने महल में बैठी सहेलियों से बातें कर रही थी कि एक सिपाही भागता हुआ आया और शहजादी के सामने अदब से झुक गया। क्या बात है? शहजादी ने चौंक कर पूछा। शहजादी हजूर, वो जमीन के आदमियों को जिन्होंने अपना नाम आंगलू बांगलू बतलाया था, सिपाही ने कहना शुरू किया। हाँ हाँ, वो पागल जिन्हें हमने काले पहाड़ पर डालने की सजा दी थी।
शहजादी ने याद करते हुए कहा। वही शहजादी हजूर, वो वापस आ गई हैं। वो ठीक ठाक हैं, उन्हें आग ने कुछ नहीं कहा। सिपाही ने डरते डरते कहा, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? काले पहाड़ पर जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। शहजादी गुस्से के मारे उठ खड़ी हुई। वो आ गई हैं शहजादी हजूर, सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया है और इस वक्त वो महल के बाहर मौजूद हैं। सिपाही ने अदब से कहा, कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें मेरे सामने हाजिर करो, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। शहजादी के लहजे से शदीद हैरत टपक रही थी। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि कोई मखलूक काले पहाड़ पर जाकर सही सलामत कैसे वापस आ सकती है। सिपाही शहजादी का हुक्म सुनते ही अदब से एक बार झुका और फिर तेजी से मुड़कर महल से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद आंगलू बांगलू सिपाहियों के निर्गे में बड़े इत्मीनान से चलते हुए अंदर दाखिल हुए और शहजादी के सामने आकर खड़े हो गई। शहजादी उन्हें बड़ी हैरत भरी नजरों से देख रही थी। तुम जिंदा वापस आ गई? आग ने तुम्हें नहीं पिघलाया? शहजादी ने हैरत भरे लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा। बस कुछ ना पूछो चांद शहजादी, हमने तो आग शहजादी को शादी का मतलब समझाने की कोशिश की, मगर उसने हमें बाहर भिजवा दिया। चलो हमारा क्या, अपना ही नुकसान किया। हमारे साथ शादी कर लेती तो सारी उम्र ऐश करती, उसकी किस्मत। आंगलू ने अपना बड़ा सा सर हिलाते हुए अफसोस का इजहार किया। आग शहजादी के साथ शादी? यह तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती है? चांद शहजादी और भी ज्यादा हैरान हो गई। क्यों नहीं कर सकती? हमसे ज्यादा अच्छे शौहर उसे कहाँ मिलेंगे? बांगलू ने कहा। चलो आग शहजादी शादी नहीं करती तो ना करे, हम चांद शहजादी से शादी कर लेते हैं। क्यों चांद शहजादी? आंगलू ने बड़े मासूम लहजे में कहा। आखिर तुम शादी शादी की रट क्यों लगाए हुए हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? शहजादी ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। वाह शहजादी, शादी से बड़ा और कौन सा काम हो सकता है? बाकी काम यानी बच्चे पालना, उनको पढ़ाना, फिर उनकी शादियां करना, ये सब काम तो शादी के बाद ही होते हैं। बांगलू ने शहजादी को समझाते हुए कहा। मगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तो चांद शहजादे से शादी करूंगी। चांद शहजादी ने उसीले लहजे में कहा। क्यों करोगी चांद शहजादे से शादी? वो कोई हमसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर है? आंगलू ने भी जवाब में गुस्सा दिखलाते हुए कहा। हम नहीं करने देते तुम्हें चांद शहजादे के साथ शादी। अगर ऐसी बात है तो बुलाओ चांद शहजादे को, हम खुद उसे रोक देते हैं। तुम देखना, वो हमें देखते ही फौरन हमारी बात मान जाएगा। बांगलू ने कहा। और अगर ना माना तो मैं टक्कर मारकर उसका पेट फाड़ दूंगा। आंगलू ने कहा। और मैं मुक्का मारकर उसका सर तोड़ दूंगा। बांगलू ने हवा में बाजू लहराते हुए कहा। अच्छा, तुम चांद शहजादे से मुकाबला करोगे? वो बेहद ताकतवर और अक्लमंद है, पूरे चांद में कोई उसके मुकाबले की जुर्रत नहीं कर सकता। चांद शहजादी ने उनकी बातें सुनकर बड़े हकारत आमेज लहजे में कहा। ऐसी बात है तो बुलाओ अपने चांद शहजादी को और अभी करा लो मुकाबला। बांगलू ने अपने बाजू की मछलियां कड़ाते हुए कहा। ठीक है, मैं चांद शहजादे को बुला लेती हूँ, वो खुद ही तुमसे निपट लेगा। चांद शहजादी ने कहा और फिर उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि चांद शहजादे को बुला लाए और सिपाही उसका हुक्म सुनते ही तेजी से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता महल से बाहर निकल गया। तुम जमीन से आए हो? चांद शहजादी ने पूछा। हाँ, हम जमीन से आए हैं। हमें सामरी जादूगर की रूह ने यहाँ भेजा था ताकि हम चांद फूल हासिल करके वापस जाकर जादू नगरी की शहजादी से शादी कर लें। आंगलू ने जवाब दिया। मगर चांद फूल तो हमारा नाम है। चांद शहजादी ने कहा। तो ठीक है, तुम अपना नाम हमें दे दो, हम वही ले जाएंगे। बांगलू ने कहा। वाह, मैं अपना नाम तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? शहजादी ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ शहजादी, तुम अपना नाम इसे दे दो, ये ले जाकर जादूगर शहजादी से शादी कर ले और तुम खुद मुझसे शादी कर लो। इस तरह हम दोनों शादीशुदा हो जाएंगे। आंगलू ने तजवीज़ पेश की। वाह, मैं क्यों करूं जादूगर शहजादी से शादी? वो तो जादूगर है, जब चाहे मुझे खरगोश बना दे, जब चाहे चूहा बना दे। ना बाबा ना, मैं नहीं करता उससे शादी। तुम शहजादी का नाम ले जाओ और उससे शादी करो। बांगलू अकड़ गया। फिर इससे पहले कि आंगलू या चांद शहजादी कोई जवाब देती, चांद शहजादा अपने सिपाहियों के साथ वहां आ गया। वो भी शीशे का बना हुआ था और आम इंसानों से ज्यादा लंबा तड़ंगा था। उसने सर पर शीशे का ही खूबसूरत ताज पहना हुआ था। क्या बात है चांद शहजादी, मुझे क्यों बुलाया है? चांद शहजादे ने बड़े मगरूराना अंदाज में शहजादी के साथ तख्त पर बैठते हुए कहा। इनको देखो, ये जमीन की मखलूक हैं। इनका नाम आंगलू बांगलू है और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और कहते हैं कि वो चांद शहजादे से ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर हैं। चांद शहजादी ने आंगलू बांगलू की तरफ इशारा करते हुए कहा और चांद शहजादा हैरत से उन दोनों को देखने लगा। ये है तुम्हारा चांद शहजादा? इसका तो शीशा भी मैला है, ये कहाँ से शहजादा बन गया? आंगलू ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। देसी शीशे का बना हुआ होगा, वलायती शीशा होता तो इतनी जल्दी मैला ना होता। बांगलू ने भी सर हिलाते हुए कहा। क्या कह रहे हो तुम दोनों बदतमीज गुस्ताख? तुम चांद शहजादी की तौहीन कर रही हो। चांद शहजादी, इन्हें काले पहाड़ की सजा दो। चांद शहजादे ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा।
मैं इन्हें पहले ही ये सज़ा दे चुकी हूँ, मगर ये वहाँ से भी सही वापस आ गई हैं। चांद शहजादी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर मैं खुद इन्हें सज़ा देता हूँ, चांद शहजादे ने कहा। और फिर उसने अपने करीब खड़े सिपाही के हाथ से शीशे का बना हुआ नेज़ा छीन लिया। उसने जैसे ही नेज़े को झटका दिया, नेज़े के सिरे पर आग का शोला निकलने लगा। अरे ये शहजादा है, बुज़दिल कहीं का, हमारे पास नेज़ा नहीं है, इसके पास नेज़ा है। भला कोई बहादुर खाली हाथ वालों से भी लड़ता है? आंगलू ने फलसफा झाड़ते हुए कहा, हाँ शहजादे, ये बात बहादुरी के खिलाफ है। तुम अगर इनका मुकाबला करना चाहते हो तो इन्हें भी नेज़े दो, चांद शहजादी ने कहा। तुम भी इनकी हमायत कर रही हो? चांद शहजादे ने गुस्सीले लहजे में शहजादी से मुखातिब होकर कहा, क्यों ना करे हमायत, आखिर हमारी होने वाली बीवी है। बांगलू ने करते हुए कहा, सुनो शहजादी, ये मेरा फैसला है कि मैं उससे शादी करूंगी जो चांद पर मौजूद तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद होगा। चांद शहजादी को भी शहजादे के जवाब पर गुस्सा आ गया। मगर ये तो चांद की मखलूक नहीं है, शहजादी ने कहा। तो क्या हुआ, इस वक्त तो चांद पर मौजूद हैं। चांद शहजादी भी शायद जिद में आ गई थी। अगर हम चांद शहजादे से मुकाबला जीत गए तो फिर तो तुम हमसे शादी कर लोगी, आंगलू बांगलू ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। इसका फैसला बाद में होगा। अव्वल तो मुझे यकीन है कि तुम चांद शहजादे से मुकाबला नहीं जीत सकते। अगर तुम जीत भी जाओ तब फिर मैं चांद बाबा से पूछूंगी कि मैं किन शराइत पर तुमसे शादी करूं, क्योंकि तुम जमीन की मखलूक हो और मैं चांद की। चांद शहजादी ने जवाब दिया, बेशक पूछ लेना चांद बाबा से, लेकिन उसे अभी बुला लो ताकि वही हमारा निकाह भी बढ़ा दे। आंगलू ने सर हिलाते हुए कहा, पहले तुम चांद शहजादे से मुकाबला तो जीतो। चांद शहजादी ने उनकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर कहा, वो तो समझो हमने जीत लिया। हमने हमेशा मुकाबले जीते हैं। हमने मुल्क शाम के पहाड़ों में मौजूद सांपों के दादाजी को हलाक किया और सूरज मोती हासिल कर लिया। फिर हमने समुद्र में शहजादी के मामूजाद भाई सफ़ेद सांप को भी हलाक किया। हमने टिड्डे बादशाह और उसकी फौज को हलाक कर दिया। हमने इंसानी पिंजर को ख़त्म कर दिया। हमने सुरख किले में बोकारू को हलाक कर दिया। हमने शहजादी के साबका शौहर की रूह को बेबस कर दिया। हमने नाग देवता को न्योला बनाकर ख़त्म कर दिया। ये बेचारा चांद शहजादा भला हमारा कहाँ मुकाबला कर सकता है? बांगलू ने अपने कारनामे गिनवाते हुए कहा, इसलिए शहजादी बात समझो, हमने मुकाबला जीत लिया। तुम जाकर चांद बाबा को बुला लो ताकि वो हमारा तुम्हारे साथ निकाह पढ़ा दे, और बैंड वालों को भी बुला लो। आंगलू ने अकड़ते हुए कहा, मगर बैंड वालों को कह देना कि वो कोई अच्छी सी धुन बजाएं। बांगलू ने कहा, हाँ वो धुन ठीक रहेगी, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। आंगलू ने खुश होते हुए कहा, मगर यहाँ घोड़ी कहाँ से आएगी? तुम भी पागल हो, शहजादी कोई और धुन बजवाना। बांगलू ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, पहले तुम चांद शहजादे से मुकाबला तो करो। चांद शहजादी ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। वो शायद उनकी बकवास से तंग आ गई थी। चलो ये भी ठीक है, आओ चांद शहजादे पहले तुम्हें ठिकाने लगा दें, आंगलू ने कहा। मगर ये मुकाबला कैसे होगा, कुछ मुझे भी तो बतलाओ, बांगलू ने पूछा। हाँ ये ठीक है, मुकाबले की शराइत तय होनी चाहिए, शहजादी ने कहा। वह पूरी तरह इस काम में दिलचस्पी ले रही थी, जबकि चांद शहजादे के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए थे। मगर वो मजबूर था, क्योंकि चांद शहजादी ही हकीकत में चांद की मलका थी। वहाँ हुकूमत औरतों की ही थी। हाँ शराइत बतलाओ, आंगलू ने कहा। अरे शराइत क्या, पहले मैं चांद शहजादे को उठाकर फेंक देता हूँ, फिर चांद शहजादा मुझे उठाकर फेंक दे। अगर चांद शहजादा मुझे ना उठा सका तो समझो हार गया, बांगलू ने शर्त बतलाते हुए कहा। वाह ये क्या बात हुई, चांद शहजादा तुम्हें तो नहीं उठा सकेगा, मुझे उठा लेगा, फिर मैं शहजादी से शादी कैसे करूंगा? चांद शहजादा मुझसे दौड़ लगा ले, अगर मैं दौड़ जीत गया तो शहजादी मुझसे शादी करे। आंगलू ने फौरन ही बांगलू की तजवीज़ रद्द करते हुए कहा, वाह तुम तो दौड़ लोगे, मगर मैं कैसे दौड़ूंगा? नहीं यह शर्त गलत है। बांगलू को अपनी फिक्र पड़ गई। ठहरो, शराइत हम बतलाएंगे, शहजादी ने कहा। अच्छा चलो तुम बतलाओ। आंगलू बांगलू फौरन ही राजी हो गए। चांद शहजादा और तुम दोनों नेज़ों से लड़ो, जो दूसरे का नेज़ा तोड़ दे वो जीत जाएगा, चांद शहजादी ने कहा। ठीक है हमें मंजूर है। वो दोनों राजी हो गए और चांद शहजादे के चेहरे पर भी इत्मीनान के आसार उभर आए, क्योंकि वो नेज़ा मारने के फ़न में अपने आप को माहिर समझता था, जबकि उसका ख्याल था कि इस मखलूक को भला नेज़ा चलाना कहाँ आता होगा। उधर आंगलू बांगलू सोच रहे थे कि नेज़ा तोड़ना कौन सी बात है, मामूली बात है। चुनाचे उन दोनों के राजी होते ही शहजादी के हुक्म पर सिपाहियों ने अपने नेज़े आंगलू बांगलू के हवाले कर दिए। उधर चांद शहजादा भी नेज़ा लेकर उनके सामने आ गया। अपना नेज़ा दो, मैं अभी तोड़ देता हूँ, बांगलू ने शहजादे से मुखातिब होकर कहा। मैं तुम्हें अपना नेज़ा क्यों दूँ, लड़कर मेरा नेज़ा तोड़ो, चांद शहजादे ने गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। वाह शहजादी की शर्त यही है कि एक दूसरे का नेज़ा तोड़ना है। तुम नेज़ा दिखाओ, मैं नेज़ा तोड़ देता हूँ, बांगलू ने कहा। नहीं नेज़ा लड़कर तोड़ना है, शहजादी ने कहा।
लड़कर तोड़ना क्या होता है, बस तोड़ना है। ये नेजा मुझे दे, मैं अभी तोड़ देता हूँ, बांगलू ने जिद करते हुए कहा। नहीं बांगलू, इस तरह नहीं, तुम तो नेजा तोड़ लोगे, मैं किस तरह तोड़ूंगा, आंगलू ने कहा। तुम ना तोड़ना, मैं तो तोड़ लूंगा और मैं चांद शहजादी से शादी कर लूंगा, बांगलू ने कहा। वाह, ये कैसे हो सकता है, आंगलू ने गुस्से से कहा। मगर इससे पहले कि वो दोनों आपस में कोई बात तय करते, चांद शहजादे ने नेजे को जोर से झटका दिया और उसके सिरे से आग का शोला बुलंद हुआ। शोला निकलते ही चांद शहजादे ने पूरी कुव्वत से नेजा बांगलू के मोटे पेट में मार दिया। अरे अरे, बांगलू ने उसे रोकना चाहा, मगर चांद शहजादे का नेजा उसके पेट तक पहुंच गया। मगर शुक्र ये हुआ कि उनके यहाँ नेजा मारने का रिवाज ये था कि वो आग का शोला दूसरे के जिस्म से लगा देते थे, उसे जिस्म के अंदर नहीं घोंपते थे। चुनाचे चांद शहजादे ने भी यही किया कि नेजे के सिरे पर मौजूद आग के शोले को बांगलू के पेट से लगा दिया। बांगलू ये समझा था कि वो नेजा मारने लगा है, इसलिए वह भड़क कर पीछे हटा, मगर चांद शहजादे ने शोला उसके पेट के साथ लगा ही दिया। मगर यह आग भी काले पहाड़ की आग की तरह ठंडी थी, इसलिए बांगलू को कुछ भी ना हुआ। उधर आंगलू ने जब ये देखा कि चांद शहजादे ने बांगलू को नेजा मारा है, तो उसने गुस्से में नेजा पूरी कुव्वत से चांद शहजादे के पेट पर मारा। मगर चूंकि उसने झटका देकर शोला पैदा नहीं किया था, इसलिए खाली नेजा जैसे ही उसने चांद शहजादे के मारा, नेजा उसके सीने से टकराया तो जरूर, मगर उसके जिस्म में ना घुसा। नेजा मारने से यूं आवाज पैदा हुई जैसे लोहा लोहे से टकराता है। चांद शहजादा आंगलू के वार से बचने के लिए अपने आप को संभालने में लग गया। उधर बांगलू को जो गुस्सा आया तो उसने अपना नेजा एक तरफ फेंका और झपटकर चांद शहजादे को यूं सर से ऊपर उठा लिया जैसे वो कोई खिलौना हो। बांगलू ने उसे सर पर से उठाकर दूर फेंक दिया। इस तरह अचानक फेंकने से चांद शहजादे के हाथ से उसका नेजा गिर गया और आंगलू ने झपटकर वो नेजा उठा लिया और उसे जोर लगाकर दरमियान से तोड़ने की कोशिश की, मगर नेजा उससे ना टूटा। मेरा नेजा मुझे दो, मेरा नेजा मुझे दो, चांद शहजादे ने नीचे गिरते ही बौखलाकर उठते हुए कहा और आंगलू से नेजा लेने के लिए दौड़ पड़ा। आंगलू ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसने नेजा एक तरफ फेंका और लड़ाके मेंढे की तरह उसने दौड़कर जोर से अपने तरबूज नुमा सर की टक्कर चांद शहजादे के सीने पर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चांद शहजादा उछलकर 10-12 फुट दूर जा गिरा। उधर आंगलू के सर पर भी शदीद चोट आई और वो बेख्तियार अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। आंगलू ने जब नेजा फेंका तो बांगलू ने भागकर नेजा उठाया और फिर उसे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से अपने घुटने पर मारा। एक जोरदार कड़ाके की आवाज से नेजा दरमियान में से टूट गया और उसके दोनों सिरों से आग के शोले निकलने लगे। आहा, मैंने मुकाबला जीत लिया, मैंने नेजा तोड़ दिया, बांगलू ने खुशी से नाचते हुए कहा। नहीं, मैंने चांद शहजादे को टक्कर मारकर गिराया है, तभी तुमने नेजा तोड़ा है, आंगलू ने फौरन उठते हुए कहा। दूसरी तरफ चांद शहजादा गुस्से के मारे पल खा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन दोनों को आग में जला दे, मगर वो ये भी देख चुका था कि आग उन पर कोई असर नहीं करती, इसलिए खामोश खड़ा रहा। ठीक है, तुम मुकाबला जीत गए हो, शहजादी ने चंद लम्हे शशोपांज में रहने के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया। आहा आहा, अब हम चांद शहजादी से शादी करेंगे। वो दोनों फैसला सुनते ही खुशी से नाचने लगे। रुको, पहले मैं चांद बाबा को बुलाकर उसे बात कर लूं, चांद शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा। बुलाओ चांद बाबा को और जल्दी बुलाओ ताकि वो हमारी शादी कर दे। बड़ा अरसा हुआ हमें शादी का इंतजार करते हुए, दोनों ने खुशी के मारे बातें फाड़ते हुए कहा। तुम दोनों महल में आराम करो, मैं चांद बाबा को बुलाकर उसे मशवरा करती हूँ, फिर तुमसे बात करूंगी, शहजादी ने कहा। हाँ हाँ कर लो, बल्कि शादी की मुकम्मल तैयारी करके ही हमें बुलवाना। बैंड शानदार हो, हमारे लिबास कम ख्वाब के हों, सेहरा 10 तारों का हो और पूरे कद जितना हो। एक एक हीरे की अंगूठी भी मंगवा लेना, और हाँ, सेज बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, आंगलू बांगलू ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ हाँ तुम जाओ, शहजादी ने उन्हें टालते हुए कहा और फिर शहजादी के इशारे पर सिपाही उन्हें लेकर महल के कमरों की तरफ बढ़ गए। चांद शहजादा अभी तक वहीं खड़ा था। आओ शहजादे, यहाँ मेरे करीब बैठ जाओ, मैं शादी तुमसे ही करूंगी। मैं भला इस अजीबोगरीब मखलूक से शादी कैसे कर सकती हूँ। चांद शहजादी ने उनके जाने के बाद चांद शहजादे को अपने पास बुलाते हुए कहा और उसकी बात सुनकर चांद शहजादे का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ आया और आकर तख्त पर शहजादी के करीब बैठ गया। फिर तुमने मुकाबले का चक्कर क्यों लगाया था, शहजादी ने कहा। इसलिए कि मैंने सोचा था कि तुम उनका नेजा तोड़ दोगे या उन्हें जला दोगे, इस तरह मेरी उनसे जान छूट जाएगी। मगर अब क्या करोगी, शहजादे ने परेशान होते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं चांद बाबा को बुलाती हूँ, वो हमारे चांद पर सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वो कोई ऐसी तरकीब बतलाएगा जिससे ये यहाँ से दफा हो जाएंगे, शहजादी ने कहा। और फिर उसने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वो चांद बाबा को यहाँ बुला लाए।
सिपाही हुक्म मिलते ही तेजी से मुड़कर महल से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा सा आतिशी इंसान महल में दाखिल हुआ। वह बूढ़ा इस तरह लग रहा था कि उसके जिस्म का शीशा इंतहाई मैला और गंदा हो चुका था। आओ चांद बाबा, यहाँ बैठ जाओ, चांद शहजादी ने करीब पड़े हुए तख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, और चांद बाबा करीब मौजूद तख्त पर बैठ गया। मुझे कैसे याद किया चांद शहजादी? चांद बाबा ने सवालिया लहजे में पूछा, और फिर चांद शहजादी ने आंगलू बांगलू के मुतल्लिक तमाम तफसील बतलाई। हाँ, ये बड़ी ख़तरनाक मखलूक है। एक बार मैं अपने इल्म के ज़ोर से ज़मीन पर गया था तो वहाँ मैंने देखा था, ये वाकई बड़ी ख़तरनाक मखलूक है। इसे फ़ौरन यहाँ से वापस भेजना चाहिए। चांद बाबा ने सर हिलाते हुए कहा, मगर चांद बाबा, तुम जिस तरह कह रहे हो ये ख़तरनाक मखलूक है, और अगर हमने इन्हें ज़मीन पर ज़बरदस्ती भेजने की कोशिश की तो हो सकता है यह हमें नुकसान पहुँचा दें। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम कोई ऐसी तरकीब बतलाओ जिससे हमारी जान छूट जाए और ये भी यहाँ से चले जाएं। चांद शहजादी ने कहा, हाँ चांद बाबा, जल्द अज जल्द कोई तरकीब बतलाओ। मैं अब एक लम्हे के लिए भी उनका वजूद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चांद शहजादे ने कहा, दरअसल वो दिल ही दिल में खौफजदा था कि कहीं उनके यहाँ होते हुए शहजादी का इरादा न बदल जाए और वो उनसे शादी करने का फैसला कर ले। ठहरो, मुझे सोचने दो, चांद बाबा ने सर हिलाते हुए कहा। फिर चंद लम्हों तक खामोश रहने के बाद उसने चांद शहजादी से मुखातिब होकर कहा, चांद शहजादी, ऐसा करो, उनके साथ अपनी शादी के लिए चंद शर्तें पेश कर दो। ऐसी शर्तें जो ये पूरी न कर सके और इस तरह खुद ब खुद यहाँ से चले जाएंगे। चांद बाबा ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है चांद बाबा, मगर ये भी तो हो सकता है कि ये शर्तें पूरी ना कर सकने के बावजूद यहाँ से ना जाएं। फिर हम क्या करेंगे? हम तो उन्हें मारने और ख़त्म करने का भी तरीका नहीं जानते। मैंने उन्हें काले पहाड़ की सज़ा दी, वहाँ मौजूद आग में यहाँ का आदमी तो जाते ही पिघल जाता है और मर जाता है, मगर ये तो वहाँ से भी सही सलामत वापस आ गई हैं। चांद शहजादी ने कहा, तो फिर ऐसी तरकीब क्यों ना की जाए कि ये कोई शर्त पूरी करने के लिए वापस ज़मीन पर जाएं। इस तरह ये दोबारा यहाँ नहीं आ सकेंगे और हमेशा के लिए इनसे जान छूट जाएगी। चांद बाबा ने कहा, मगर चांद बाबा, ये जिस तरह पहले आ गई हैं उस तरह दोबारा भी आ सकती हैं। चांद शहजादे ने कहा, नहीं, जो कहानी तुमने सुनाई है उसके मुताबिक सामने जादूगर ना हो तो फिर ये दोबारा नहीं आ सकेंगे। चांद बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, मगर चांद बाबा, ऐसी जगह तो तुम ही जानते होगे, तुम्हारा इल्म क्या बताता है, ऐसी कौन सी जगह होगी? चांद शहजादी ने पूछा। ठहरो, मुझे अपने इल्म के जरिए ऐसी जगह देखने दो, चांद बाबा ने कहा, और फिर वो उठकर पहले तो सीधा खड़ा रहा और फिर रुकू के बल नीचे झुकता चला गया। फिर उसने दोनों टांगों के दरमियान से हाथ निकालकर अपने कान पकड़ लिए और मुर्गा बन गया। काफ़ी देर तक इस तरह मुर्गा बना रहने के बाद वो सीधा हुआ और फिर बैठ गया। हाँ चांद बाबा, तुम्हारा इल्म क्या कहता है? चांद शहजादी ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। मैंने अपने इल्म को आवाज़ दी है, उसने मुझे बतलाया है कि इन्हें फ़ौरन ज़मीन पर वापस भेज दिया जाए। ज़मीन पर एक इलाका है जिसे अफ्रीका कहते हैं, वो इलाका भी बेहद ख़तरनाक है। अगर शहजादी इन्हें कह दे कि ये अफ्रीका का सुरख मेंढक पकड़ कर ले आएँ तब मैं शादी करूँगी, तो ये सुरख मेंढक लेने वहाँ जाएंगे, फिर ये वापस नहीं आ सकेंगे। चांद बाबा ने कहा, मगर चांद बाबा, ये अफ्रीका कैसे पहुँचेंगे? हो सकता है ये कहीं और चले जाएं और फिर वहाँ से वापस आ जाएं। चांद शहजादे ने एतराज़ करते हुए कहा, उसे उनकी वापसी का शदीद खतरा था। देखो चांद शहजादे, हम इनको चांद के उस कोने पर पहुँचा देंगे जहाँ से गिरने के बाद ये ज़मीन पर जाएंगे तो अफ्रीका में ही जा उतरेंगे। चांद बाबा ने कहा, तो फिर ठीक है। चांद शहजादे ने मुतमईन होते हुए कहा, फिर मैं बुलाऊं उनको ताकि ये शर्त पेश की जा सके? चांद शहजादी ने पूछा। हाँ बुलाओ, चांद बाबा ने कहा, और चांद शहजादी ने सिपाही को हुक्म दिया कि वो आंगलू बांगलू को ले आएं। थोड़ी देर बाद आंगलू बांगलू वहाँ पहुँच गए। वह हैरत से इधर उधर देख रहे थे। क्या हुआ शहजादी, तुमने शादी की तैयारी ही नहीं की? आंगलू ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, और ना ही महल को सजाया है, ना बैंड बाजा नजर आ रहा है। बांगलू ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, न सेज तैयार हुई है, न सेहरे मौजूद हैं, आखिर ये क्या मजाक है? आंगलू का गुस्सा लम्हा ब लम्हा तेज होता जा रहा था। सुनो आंगलू बांगलू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी उस वक्त होगी जब मैं चांद बाबा से मशवरा करके तुम्हें शर्त बताऊंगी। वह शर्त पूरी होने के बाद शादी होगी। चांद शहजादी ने उन्हें समझाते हुए कहा। अभी कोई शर्त रहती है? आंगलू ने हैरान होते हुए कहा, ये शर्तें हमारे पीछे पड़ गई हैं। जहाँ हमारी शादी की बात होती है वहीं कोई ना कोई शर्त टपक पड़ती है। बांगलू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बांगलू, क्यों ना हम शर्त शहजादी से शादी कर लें, वो तो शर्त नहीं बतलाएगी। आंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा, वाह, मैं क्यों करूं शर्त शहजादी से शादी, मैं तो चांद शहजादी से शादी करूंगा। बांगलू ने समझा कि शायद आंगलू उसे किसी बहाने टालना चाहता है। चलो नहीं करते शर्त शहजादी से शादी।
आखिर तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ती है। चांद शहजादी से ही कर लेते हैं। आंगलू भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि बांगलू चांद शहजादी से शादी कर ले। तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त बतलाती हूँ, अगर तुम वो पूरी कर लो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। चांद शहजादी ने उन्हें टोकते हुए कहा, समझो हो गई पूरी शर्त, अब करो शादी। बांगलू ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं, पहले शर्त सुन लो फिर उसे पूरा करो। चांद बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा बतलाओ शर्त, मगर कोई आसान सी शर्त बतलाना। आंगलू ने कहा, मेरी शर्त ये है कि अगर तुम अफ्रीकी सुरख मेंढक मुझे ला दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। चांद शहजादी ने कहा, अफ्रीकी सुरख मेंढक, ये क्या बला होती है? उन दोनों ने हैरान होकर कहा, तुम्हारी जमीन पर एक इलाका है जिसका नाम अफ्रीका है, वहाँ ये मेंढक होता है, वहाँ से लाओ। चांद बाबा ने वजाहत करते हुए कहा, मगर हम तो चांद पर हैं, जमीन पर कैसे जाएं? आंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं बताता हूँ, हम एक बड़ी सी सीढ़ी ले लें, उसे चांद से लटका दें और उस सीढ़ी के जरिए जमीन पर उतर जाएं, वहां से मेंढक पकड़कर वापस ऊपर चढ़ाएं। क्यों शहजादी, कितनी आसान तरकीब है। बांगलू ने कहा, अगर तुम सीढ़ी पर चढ़े तो वो टूट जाएगी, इसलिए मैं अकेला जाकर मेंढक ले आऊंगा और शहजादी से शादी करूंगा। आंगलू ने कहा, वाह, तुम अकेले क्यों करो शादी, सीढ़ी टूटती है तो टूटती रहे। बांगलू ने गुस्सीले लहजे में कहा, सुनो, इस बात की फिक्र न करो, मैं अपने इल्म के जरिए तुम्हें जमीन पर अफ्रीका के इलाके में पहुंचा दूंगा, वहां से मेंढक पकड़ कर ले आना तुम्हारा काम है। चांद बाबा ने कहा, तुम्हारा इल्म मजबूत है ना? आंगलू ने पूछा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। चांद बाबा ने हैरान होकर पूछा, मतलब ये कि बांगलू का बोझ उठा लेगा, कहीं ऐसा न हो कि हम जमीन पर गिरकर अपनी हड्डियां तोड़वा बैठें। आंगलू ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, इस बात की फिक्र ना करो, मेरा इल्म मजबूत है। चांद बाबा ने हंसते हुए कहा, तो निकालो अपना इल्म, हम जाएं और मेंढक पकड़ कर लाएं। बांगलू ने कहा, पहले तुम चांद के किनारे पर चलो और वहां से छलांग लगाओ, फिर मेरा इल्म तुम्हें पहुंचा देगा। चांद बाबा ने कहा, हाँ हाँ चलो, हम जल्द अज जल्द मेंढक पकड़ कर ले आना चाहते हैं। आंगलू ने राजी होते हुए कहा और फिर चांद बाबा, चांद शहजादा और चांद शहजादी उन्हें अपने हमरा लेकर चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चलो। चांद बाबा ने कहा, अरे कहीं तुम बेवकूफ तो नहीं हो, हमने तो नीचे जमीन पर जाना है, तुम हमें ऊपर चढ़ा रहे हो। आंगलू ने कहा, ऊपर जाकर ही चांद के कोने पर पहुंचेंगे। चांद बाबा ने कहा, अच्छा चलो। आंगलू ने कहा और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। आंगलू तो आसानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा, मगर बांगलू बेचारी की कमबख्ती आ गई। चांद सीढ़ियां चढ़ने से ही उसका सांस फूल गया और वो हाँफने लगा। चांद बाबा, तुम्हारा इल्म मुझे बगैर सीढ़ियां चढ़े ऊपर नहीं पहुंचा सकता। बांगलू ने हाँफते हुए कहा, नहीं, सीढ़ियां तो तुम्हें खुद ही चढ़नी पड़ेंगी। चांद बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। बांगलू ने मायूसाना लहजे में कहा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। खुदा खुदा करके सीढ़ियां खत्म हुई और वो ऊपर एक मैदान में पहुंच गई। अब कहाँ जाना है? आंगलू ने कहा, बस चलते रहो, जल्दी ही हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। चांद बाबा ने कहा। काफी देर तक चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जो बिल्कुल ऐसी मालूम होती थी जैसे पहली रात का चांद हो। वो उस वक्त उसके किनारे पर खड़े थे। बस ये किनारा है, यहाँ से नीचे छलांग लगा दो। चांद बाबा ने कहा, अरे यहाँ नीचे तो बिल्कुल अंधेरा है। आंगलू ने खौफजदा होते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तुम छलांग लगाओगे तो रोशनी हो जाएगी। चांद शहजादे ने तंजिया लहजे में कहा, पकड़ो मुझे पकड़ो। बांगलू ने बेख्तियार चीख कर कहा और फिर आंगलू ने तेजी से हाथ बढ़ाया और बांगलू की टांग उसके हाथ में आ गई। बांगलू झुककर गौर से नीचे देखने लगा। उसी वक्त उसका पैर फिसल गया और वह एक झटके से नीचे गिरने लगा। अब सूरती हाल ये थी कि बांगलू नीचे लटका हुआ था जबकि आंगलू ने उसकी टांग पकड़ी हुई थी, मगर किनारा पतला होने की वजह से वो खुद भी लड़खड़ा रहा था। फिर बांगलू का वजन अल्लाह पनाह दे, मुझे ऊपर खींच लो, हम नहीं लगाते छलांग। आंगलू ने चीख कर कहा, चांद शहजादी से शादी नहीं करोगे? चांद बाबा ने कहा, शादी? हाँ शादी करूंगा, मगर। बांगलू ने ऊपर उठने के लिए जोर लगाते हुए कहा, मगर झटका लगने से आंगलू लड़खड़ाया। उसके हलक से भी चीख निकल गई, बचाओ बचाओ। आंगलू ने अपने आप को गिरने से बचाने के लिए कहा, शादी नहीं करोगे शहजादी से? इस बार चांद शहजादे ने तंजिया लहजे में कहा, अरे छोड़ो आंगलू, हम किसी और शहजादी से शादी कर लेंगे। मुझे सब शहजादियां नजर आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। बांगलू ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो चांद शहजादी से ही शादी करूंगा, तुम इनसे कर लो जो तुम्हें नजर आ रही हैं। आंगलू जब बांगलू का बोझ उठाए उठाए थक गया था कहा, और इसके साथ ही उसने उसकी टांग भी छोड़ दी। मगर अचानक वजन हल्का होने से उसे भी एक जोरदार झटका लगा और फिर उसके भी पैर उखड़ गए और वह दोनों सर के बल नीचे अंधेरे में गिरते चले गए।
उनके हलक से निकलने वाली चीखें काफी देर तक फिजा में गूंजती रहीं। फिर खामोशी छा गई, जान छूटी। चांद शहजादे ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। इधर जैसे ही वो दोनों नीचे गिरे, चांद बाबा तेजी से मुर्गा बन गया। फिर कुछ देर बाद उसने सर उठाया और चांद शहजादी से कहने लगा, मुबारक हो चांद शहजादी, मैंने अपने इल्म के जोर से उन्हें अफ्रीका पहुंचा दिया है। वो ऐसा खतरनाक इलाका है जहां से वो वापस नहीं आ सकते। इस तरह इस खतरनाक मखलूक से हमेशा के लिए हमारी जान छूट गई। शुक्रिया चांद बाबा, शुक्रिया, चांद शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर चांद शहजादे का हाथ पकड़कर वापस मुड़ गई। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में, आंगलू बांगलू और आदमखोर शहजादी।